हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आज मैं आपके साथ मेरी थीसिस डिस्कस करने वाली हूँ। और मैं हमेशा हर रिसर्च के वीडियोस के पहले बोलती हूँ कि आप कोई भी जब रिसर्च का टॉपिक या कोई भी स्टेप या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और जैसे अगर आपको मेरे थ्रू मिल रही है, फिर भी आप हमेशा याद रखिए कि आप जो यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है या आपके गाइड से और अपने रिसर्च सेंटर की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कीजिए। देखिए, ये रिसर्च जो कॉन्सेप्ट है या रिसर्च वर्क, ये कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं रह सकता। हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस, हर सब्जेक्ट के अपने अलग स्पेसिफिक थिंग्स रहेंगे, स्पेसिफिक कंटेंट रहेगा या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहेगी। तो वो भी आपको याद रखना है कि आप जब भी किसी से असिस्टेंस या गाइडेंस ले रहे हैं, तो आपके लिए वो कितनी सुटेबल है। ठीक है, क्योंकि कल आपको अपनी पीएचडी थीसिस अप्रूव करानी अपने सेंटर से, अपने यूनिवर्सिटी से और अपने गाइड से। तो अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से है या फिर हमारा टॉपिक मैच नहीं करता, डोमेन अलग है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सबको अपने हिसाब से अपनी पीएचडी की थीसिस को प्लान करना है। जो मेन गाइडलाइंस रहती है वो डेफिनेटली सबके लिए सेम रहती है। अब जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एफिलिएटेड सेंटर से की है पीएचडी, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की गाइडलाइंस को फॉलो किया है। और उनकी गाइडलाइंस जो अपडेटेड रहती है आप वो चेक कर सकते हैं। और एडिशनली हमेशा याद रखिए कि आप जैसे भी अपने चैप्टराइजेशन कर रहे, थीसिस कर रहे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता है, बट मेन आपके चैप्टर्स जरूर सेम रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं चल रही हूँ कहाँ पर, शोधगंगा इन्फिनिट .ac.in की वेबसाइट पर। अब याद रखिए, इसको बोला जाता है रेजर्वियर। देखिए, ये नेट मैं नेट सेट को भी पढ़ाती हूँ, गाइडेंस देती हूँ। तो शोध गंगा पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। तो यहाँ पर शोधगंगा .infibnet का मतलब क्या है, .ac एकेडमिक होता है और IN की ये इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, अगर आप यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सर्च एंड ब्राउज, ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं तुरंत आपका टाइम नहीं ज्यादा लेती हूँ, मैं आ जाती हूँ सर्च पर। तो यहाँ पर आप सर्च पर देखिए, मैंने कवलप्रीत कौर ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अब मेरा नाम जनरली ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का नाम नहीं रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप पंजाब साइड जाओगे तो डेफिनेटली आपको ये नाम बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा। बट यहाँ पर बहुत इजीली आपको मेरे नाम से थीसिस मेरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, अब मैंने ये पेज सर्च पर आ गया, तो जो भी कवलप्रीत कौर के नाम से रहेगी। तो देखिए, तो यहाँ पर अभी 4 मार्च 2025 जो मेरी थीसिस है, देखिए यहाँ पर लिखा है पूरी कवलप्रीत कौर, मेरी गाइड का नाम भी यहाँ पर लिखा है मीता पटाडे। और मेरी रिसर्च टाइटल स्टडी ऑन कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन ऑफ बीएसटी बस सर्विसेज इन मुंबई रीजन। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, जब आप क्लिक कर लेते हो तो ये साइटेशन डिटेल्स आ जाती है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या तो फिर आप अपना नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्लीज यूज दिस लिंक फॉर साइटेशन। अब ये रिसर्च की गुड प्रैक्टिस है कि जिसकी थीसिस को आप रेफर कर रहे हैं, आप उनको साइटेशन जरूर दें। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आज आप मेरी थीसिस को पढ़ के यूज करने वाले हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर यूज कर सकते हैं। या अगर आपको मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन से भी कुछ हेल्प मिल रही है या मेरे कंटेंट को आपने किसी भी तरीके से यूज किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी ये थीसिस को साइट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ये चीजें कभी कभी, जैसे अभी शोधगंगा वेबसाइट डाउन है, अपलोड नहीं हो रही है, या बाकी थोड़े सालों बाद थोड़ा चेंजेस आ जाए, तो आप हमेशा अपने पास ये स्क्रीनशॉट रखिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमने एक्सेस किया है, आज ये जैसे 18 अक्टूबर है, तो थोड़े सालों बाद ये वेबसाइट चेंज हो जाए या कुछ भी, मतलब हो सकता है यहाँ से थीसिस का फॉर्मेटिंग अलग या जो भी हो जाए यहाँ से वो वेबसाइट का, या फिर आपका यहाँ से डेटाबेस। तो आपके पास हमेशा वो लिंक एक्सेस डेट भी रहनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि हमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। तो आप एक फोल्डर बनाते जाए कि आपने की थीसिस को रेफर किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं, आप अपने रिसर्च पेपर के लिए भी मेरी थीसिस यूज कर सकते हैं। आप अपने कोई भी रिसर्च बेसिक वर्क के लिए भी यूज करते हैं, तो जरूर साइटेशन दीजिए। और टाइटल ऑफ द थीसिस है स्टडी ऑन कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन ऑफ बीएसटी बस सर्विसेज इन मुंबई रीजन। नेम ऑफ द रिसर्चर पूरी कंवलप्रीत कौर, नेम ऑफ द गाइड पठाटे मीदा,
completed year 2024 और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीटीएसएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और मैं हमेशा हर अपनी वीडियो में ग्रेटिट्यूड देती हूँ, तो मैं फिर से ग्रेटिट्यूड दूंगी सबसे पहले वाहिगुरु जी को, फिर मेरे रिसर्च सुपरवाइजर, रिसर्च सेंटर, और वो सारे टीचर्स, मेंटर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इंश्योर किया कि मैं आगे जाके दूसरों की भी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय इन्फिबनेट सेंटर। अब ये इन्फिबनेट सेंटर क्या है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर फिलहाल क्रॉस कर देती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर आती हूँ तो वहां पर फिर से लिखा है प्लीज यूज दिस आइडेंटिफाइड टू साइट, और क्योंकि आप ये सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइटल रिसर्चर, रिसर्चर आईडी, गाइड, कीवर्ड्स दिए उन्होंने, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, बिजनेस फाइनेंस, बीएसटी बस सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कम्यूटर सेटिस्फेक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कंप्लीटेड डेट 2024, और पेजिनेशन भी उन्होंने बताई है। कितने पेजेस है, तो मेरी थीसिस थी 504 पेजेस की। ठीक है, ये कोई भी रूल नहीं है कितने पेजेस होने चाहिए, कम ज्यादा, वो डिपेंड होता है आपके टॉपिक पर, आपने क्या काम किया है। ठीक है, और हमेशा मैं वापस से डिस्क्लेमर रिपीट कर रही हूँ कि अपने रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई या जो भी यूनिवर्सिटी से आप एनरोल्ड है, और अपने रिसर्च सुपरवाइजर से कंसल्ट करिए बिफोर डिसीजन लेने से पहले। लेट माई इंफॉर्मेशन, लेट माई नॉलेज बी एडेड एडवांटेज फॉर यू ऑल। इट अपियर्स इन डिपार्टमेंट बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीटीएसएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 01 उन्होंने टाइटल पीडीएफ है, सेकंड इज प्रिलिमिनरी पेजेस, थर्ड है हमारे कंटेंट्स, फोर्थ है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, 9, 10। अब देखिए याद रखिए चैप्टर्स हम जनरली जब बात करते हैं तो चैप्टर 1 हमारा होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें कुछ लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी भी मेंशन कर देते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा होना चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर। चैप्टर 3 हमेशा होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। फिर हमारे पास चैप्टर 4, अगर आपको कोई टॉपिक रिलेटेड बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या तो कुछ लोग उसको इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं। चैप्टर 5 हमारा होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसमें कंक्लूजन, फाइंडिंग सब आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप डिपेंड, आप कौन सा काम करें, कौन से टॉपिक से, कौन से डोमेन से, तो इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं हमेशा फिर से बोल रही हूँ डिस्क्लेमर कि आपको याद रखना है कि आप ये सारी वीडियोस जो भी आप चेक करते हो ऑनलाइन या किसी के सपोर्ट से, दे शुड जस्ट बी एन एडिशनल, एंड यू शुड एंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर एनरोल्ड, योर सेंटर एंड योर रिसर्च सुपरवाइजर। ठीक है, फिर उसके बाद एनेक्शंस में देख ले कि क्या है, 80 में रिकमेंडेशंस क्या है, और 90 में प्लेगरिज्म रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही ऑलरेडी ओपन करके रखी है क्योंकि कभी कभी शोधगंगा साइट एक्सेसिबल ही नहीं होती है। ओके, तो चलते हैं हम यहाँ पर देखिए मेरा टाइटल पेज है, A study on commuter satisfaction of BST bus services in Mumbai region. तो a thesis submitted to the University of Mumbai for the Doctor of Philosophy Commerce degree in Business Policy and Administration, submitted by Ms. Kavalpreet Kaur Puri under the guidance of Dr. Meeta Pathade, DTSS College of Commerce, Malad East, Mumbai 97, और ये मैंने अप्रैल 2024 में सबमिट की थी। अब याद रखिए ये आपका जो कवर पेज रहता है ये हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के हिसाब से ही बनेगा, और उन्होंने जैसे आपको बोला है कि कॉमर्स लिखना है, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक ही सेंटर के दो कैंडिडेट्स अलग अलग तरीके से भी करते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू चेक व्हाट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट, और मे बी उन्होंने क्या सजेस्ट किया, तो ये आप जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा टाइटल पेज। चलते नेक्स्ट पर, क्या है, प्रिलिमिनरी पेजेस है, अब यहाँ देख लेते हैं प्रिलिमिनरी पेजेस में, इसमें फिर से कवर पेज है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बाय द कैंडिडेट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बाय द कैंडिडेट भी हमारे यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस में है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की कैंडिडेट है तो आप चेक कर सकते स्टेटमेंट बाय कैंडिडेट आपको ये कहाँ मिलता है, आप नैनो टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में जाते हैं, करीना कैंपस में, वहां आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, या देखिए इस पर है ना, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट सर्टिफाइड बाय। ठीक है, जब आप ये अदर अपलोड हो रहा है तो इसके ऊपर स्कैन करके सिग्नेचर करके भी अपलोड हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी आपके पास ये बताता है कि थीसिस वर्क कहीं और सबमिट नहीं किया है, ये भी हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के गाइडलाइंस में आता है। फिर है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट आप जिसको भी देना चाहते हैं, ये आपका खुद का वर्क है तो आपने डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को एक्नॉलेजमेंट देते हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बेसिक एटिकेट्स में बोलूंगी, और ये बेसिक हमारे मतलब रिसर्च के प्रोटोकॉल्स, भले अदर एथिक्स को आप नहीं मानते बट एक्नॉलेजमेंट आपको ये थैंक यू करते हैं आप जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, जैसे मैं बेनिफिशियरी थी यूजीसी फेलोशिप, तो वहां पर भी मैंने उनको दिया क्योंकि मेरा रिसर्च फंडिंग सपोर्ट था हमेशा। मेरे जितने मेंटोर्स ने मुझे सपोर्ट किया मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे मेरे रिसर्च सुपरवाइजर तो मेन हिस्सा रहता ही है,
सेंटर भी मेन हिस्सा रहता है, बट देयर वर सो मेनी पीपल हु हैव एक्चुअली सपोर्टेड मी। डॉक्टर नीरज कौशिक सर का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक मेरे में पैशन बिल्ड किया है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल सर से कि सर हमेशा सपोर्ट करते रहते, ठीक है। फिर जिन्होंने मुझे क्वेश्चनर के लिए सपोर्ट किया, एनालिसिस के लिए सपोर्ट किया, एंड ऑल द पीपल हैव डेफिनेटली हेल्प मी, जैसे यूनिवर्सिटी स्टाफ हो या मेरे कॉलेज के स्टाफ हो जिन्होंने भी मुझे हेल्प किया है। मैं डीटीएसएस कॉलेज में थी तो वहां पर परवीन मैम थे जो हमेशा मेरी थीसिस का सब चेक करके वेरीफाई करके ही आगे सबमिट करते थे। मैं यूजीसी बेनिफिशियरी थी फेलोशिप की, तो वहां पर पार्वती मैम थे जो हमेशा सपोर्ट करते थे, गाइडलाइंस, हर बार सिग्नेचर्स लेटर्स, ठीक है, स्टाइपेंड के लिए सब रहता था, तो उन सबको मैंने यहाँ पर थैंक यू दिया है। और इनफैक्ट मतलब ये एक ऐसा आपको मतलब ग्रेटिट्यूड से भर देता है, क्योंकि जब आप एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट लिखने लगते हैं तो आपको लगता है कि हमने एक्चुअली इतना अच्छा काम कर लिया है और कितने लोगों ने उस टाइम में हमको सपोर्ट किया है। तो बहुत सारे लोग हैं इसमें, मैं लिस्ट पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ठीक है आप जब फ्री होके आप भी लिख सकते हैं ऐसी एक्नॉलेजमेंट। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रीफेस। देखिए प्रीफेस और समरी एग्जीक्यूटिव कुछ कुछ लोग नहीं लिखते, बट फिर जैसे बुक होती है थीसिस की स्टार्ट में एक प्रीफेस की तरह, जिसको हम एग्जीक्यूटिव समरी भी बोल सकते हैं, वो एक रह जाता है, ठीक है। तो इट फ्लोज कि हाउ यू रीच टू योर रिसर्च टॉपिक एंड व्हाट यू कुड मैनेज डूइंग इन दिस ईयर्स। ओके, तो ये प्रीफेस रहेगा आपका, आप रीड कर सकते हैं, मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। फिर उसके बाद आ जाता है फॉलोइंग चैप्टर्स मेकअप द थीसिस। तो यहाँ पर मैं थीसिस के चैप्टराइजेशन के बारे में बताया और थोड़ा सा उसका इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर आप एक लेमैन और फर्स्ट टाइम पीएचडी थीसिस रेफर कर रहे हैं तो पूरा पढ़ने के बदले भी आपको चैप्टराइजेशन से समझ आ जाएगा कि मैंने चैप्टर्स में क्या क्या लिखा है। तो ये आगे हम डिटेल में एक बार देख लेंगे, तो फिलहाल मैं इसको क्विकली स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। फिर है हमारे पास लिस्ट ऑफ टेबल्स, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, आपको आता ही है बनाना। कलर चॉइस आप खुद याद रखिए कि देखिए जब प्रिंटिंग के लिए जाएगा ना तो कलर चॉइस ऐसे बहुत डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए जो दिखे ही नहीं। तो जब भी आप कोई कलर यूज कर रहे हैं अपनी थीसिस में तो आप वो चेक कर सकते हैं वर्ड में कि कौन से, जैसे मैंने लाइट कलर्स यूज किए थे क्योंकि वो अच्छे लगते हैं और वो बाद में जाके प्रिंटिंग में और भी सुंदर आते हैं। कुछ लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं प्रिंटिंग कहाँ से करवाई थी, तो प्रिंटिंग मैंने आईआईटी पवई, अगर आप चले जाओगे वहां पर है, तो मैं आपसे वो शेयर भी कर दूंगी उनका कार्ड, अगर आप मुझको जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने काफी अच्छी प्रिंटिंग कर दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कलर मतलब कलर बहुत सुंदर था और मुझे दिक्कत भी नहीं आई थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मुझे जो भी पूछता है मैं उन्हीं के लिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत अच्छा किया है। तो छेड़ा डीटीपी सेंटर है पवई में, ये नियर आईआईटी मार्केट बस स्टॉप है, अगर आप देख सकते हो तो वहां पर थीसिस की प्रिंटिंग और बाइंडिंग भी हो जाती है, छेड़ा डीटीपी सेंटर पवई में, ठीक है। कॉस्टली अगर आपको लगता है तो वो कॉस्टली रहेगा, बट उनकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। और ये थीसिस हमारी वंस इन अ लाइफ टाइम ही होती है, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में हमें दो बार सोचना चाहिए। तो यहाँ पर टेबल्स आ जाते हैं, सीरियल नंबर टेबल, टाइटल ऑफ द टेबल, पेज नंबर, आप ऐसे कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू कैन ड्राफ्ट और डिजाइन और राइट द वे यू वांट, बट हमेशा प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर इसके बाद है मेरे पास लिस्ट ऑफ चार्ट्स। आप देखिए रोमन न्यूमरल नंबर है, ये आप जब हेडलाइंस सॉरी गाइडलाइंस जब फॉलो करते हैं ना यूनिवर्सिटी, तो वो बताते हैं कि कब हमको रोमन न्यूमरल्स यूज करने हैं, कब हमको बड़े नंबर्स मतलब यूज करने हैं रोमन न्यूमरल्स या कौन से, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर है मेरे पास लिस्ट ऑफ चार्ट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स। अब कुछ लोग इसको कॉमन भी करते हैं, लिस्ट ऑफ चार्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे हम जब एनालिसिस करते हैं ना उसके, और लिस्ट ऑफ फिगर्स है जो आपने यूज किए, जिसको कुछ लोग डायग्राम्स भी बोलते हैं या पिक्चर्स वगैरह, और हम साइंस से है तो नहीं, हमारे पास ऐसे डायग्राम्स वगैरह कुछ होते नहीं है। फिर है लिस्ट ऑफ बॉक्सेस, अगर आपने यूज किए, जैसे मैंने तो यूज किए थे एनालिसिस में। एब्रीवेशंस भी देना जरूरी है क्योंकि बार बार आपकी थीसिस में वो रिपीट होगा। और जैसे मेरा एसी बस था तो एसी बस स्टार्टिंग में आपको बताना चाहिए, एसी रेफर्स टू व्हाट, नेसेसरी है कि आप ध्यान रखें क्योंकि बार बार जो चीजें रिपीट होती है एक बार बेटर आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, अच्छा यहाँ पर एक पेज कंक्लूड होता है। तो ठीक है, ये हमारे प्रिलिमिनरी पेजेस थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स देखिए, चैप्टर नंबर, टाइटल ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर। तो टाइटल पेज को मैंने कोई पेज नंबर नहीं दिया क्योंकि वहां से पेज नंबर नहीं स्टार्ट होता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर मैंने रोमन न्यूमरल छोटे वाले, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, अभी हमने देखा टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ चार्ट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स। एक मिनट,
लिस्ट ऑफ बॉक्सेस एब्रीवेशन। फिर देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने कैसे लिखा है। तो इंट्रोडक्शन पेज है 1 to 21 में, उसमें मेरे पास 1.1 बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, 1.2 ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट, 1.3 ओवरव्यू ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, 1.4 स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, 1.4 रिसर्च क्वेश्चंस, 1.6 सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, 1.7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, 1.8 hypothesis of the study, 1.9 scope of the study, 1.10 limitations of the study, 1.11 chapters at a glance, 1.12 chapter conclusion and references। देखिए अभी जब मैंने पूछा था लेटेस्ट, तो वो कहते थे कि हर चैप्टर के बाद में रेफरेंसेस होनी जरूरी है। एंड में जब पूरी थीसिस कंप्लीट हो जाती है उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस मींस एक्चुअल वर्क व्हिच यू हैव यूज्ड फॉर योर स्टडी, एंड bibliography is irrespective whether you have used or not, you may have just referred them, and so you are supposed to give them a acknowledgement or maybe a citation। सो ये सारी चीजें ना देखो बहुत सब्जेक्टिव होती है, आपके टॉपिक के ऊपर होती है, आपने कैसे उसको प्रेजेंट करना है, नंबर ऑफ पेजेस। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि मैंने जो फॉलो किया जरूरी नहीं आपको फॉलो करना। ओके। और यहाँ पर देखिए ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस है, और चैप्टर 3 में मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर में भी मैंने रिपीट किए। ओके। तो फिर से यहाँ पर ऐसे डबलिंग हो सकता है, रेपिटेशन है, बट स्टिल आपको जो कहा जाता है आप वो ही करिए। फिर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये आगे जाके मैं नेक्स्ट जब चैप्टर ओपन करेंगे तो चेक करेंगे। तो जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ आपको, ये मैंने ऐसे बनाया था ताकि वो काफी नीट लगता है, ठीक है। अदरवाइज वो मेसी हो जाता है, 3 के बाद 3.1 3.2। तो मैंने एक कॉलम में पहले चैप्टर नंबर्स डाले, फिर उनके सब हेडिंग्स डाली, और फिर मैंने हेडिंग का नाम डाला, ठीक है। तो आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, जिससे आपकी थीसिस सुंदर दिखे, अच्छे से प्रेजेंटेबल लगे, आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कंक्लूड करते वक्त बिब्लियोग्राफी में मैंने ऑर्डर लगाया, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड सर्वेस, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। ये कहाँ से मिलता है? कहीं से नहीं मिलता है। आप अपने सेंटर के प्रीवियस स्कॉलर्स की थीसिस चेक कर सकते हैं, या फिर शोध गंगा पर आप चेक कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट दिया है, या फिर आपको जो बोला गया आपकी गाइडलाइंस है। तो यहाँ पर मैंने एनेक्शंस में ऑपरेशनल डेफिनेशन किस चीज के लिए कौन सा अगर वर्ड यूज किया है, क्वेश्चनर इन इंग्लिश, क्योंकि मेरा टॉपिक ऐसा था मुंबई में जो आम लोग भी जाते हैं तो मराठी में बनाना कंपलसरी हो जाता है, तो क्वेश्चनर मराठी में भी था। फिर मैंने कुछ फोटोज डाले थे रिलेटेड टू बीएसटी बस, रिसर्चर्स एंड रिसर्च सुपरवाइजर्स इंटरव्यू। तो मेरा एक इंटरव्यू भी पब्लिश हुआ था ड्यूरिंग माय थीसिस, एक न्यूज़पेपर मतलब पोर्टल था, तो वहां पे मैंने ऐड कर दिया है। फिर मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था बीएसटी वार्ता, मतलब वो बीएसटी बस वालों की मैगजीन है, तो उसमें भी मैंने बताया है। फिर प्लेजरिज्म रिपोर्ट का यहाँ पर डिटेल्स दे दिए, और जो पब्लिकेशंस उन्होंने, तब रूल था यूजीसी के लिस्ट की 2 पब्लिकेशंस होनी चाहिए, और सिनॉप्सिस, ठीक है। सिनॉप्सिस अब मैं हमेशा बोलती हूँ आप कैसे देख सकते हो, जो हम प्रपोजल बनाते हैं इनिशियली, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में रिसर्च प्रपोजल होता है फर्स्ट स्टेप, जहां पर आप इंटरव्यू अपेयर करते हैं। कुछ जगह पर उसको सिनॉप्सिस भी बोला जाता है, तो डिपेंड्स। तो हम जो रिसर्च प्रपोजल हो जाता है एंड में, जब हम उसको सबमिट करते हैं पूरी थीसिस की समरी, उसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल फ्यूचर टेंस में होता है क्योंकि ये रिसर्च स्टडी होगी, और सिनॉप्सिस हमेशा पास्ट टेंस में बन जाता है क्योंकि स्टडी हो चुकी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। देखिए नेक्स्ट मेरा पहला चैप्टर है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जो, तो एक बार मैं यार चैप्टर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर आप बाद में सारे चैप्टर्स खुद दे सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया, देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज मीटिंग द टारगेट्स ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर ऑल विदाउट फर्स्ट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। सही है ना, हमें लगता है घर बैठे बैठे अगर हम बहुत रिच वेल टू डू फैमिली से एसी लगा के आज बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब मैंने स्टडी की तो उस ड्यूरिंग मुझे पता लगा कितने बच्चे स्कूल और कॉलेजेस जाना चाहते हैं, बट इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके स्कूल और कॉलेजेस बहुत दूर है। ठीक है, हम बहुत ब्लेस्ड है, मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं जहां पर कनेक्टिविटी है। भले हम ट्रैफिक से परेशान है, बट कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है कि आप एक दिन में मुंबई से नवी मुंबई में जा आते हैं, है कि नहीं। तो मैं ये क्या, इसमें मैंने बताया कि बहुत डिफिकल्ट है विजुअलाइज करना कि हम चाहते हैं सबको एजुकेशन मिले और हेल्थ केयर, जबकि लोगों के पास एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी समरी है, मतलब एक तरीके से मैं बोलना चाहती हूँ व्हाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सो नेसेसरी। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड मेट्रो ट्रेन्स, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड व्हीकल्स, पर्सनल कार्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी मैंने दे दी है।
आप जब रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या लिखना है। फिर सेकंड ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मेरा टॉपिक उससे रिलेटेड है। फिर ओवरव्यू ऑफ पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन इंडिया, क्योंकि नैरो डाउन करके मेरा टॉपिक बस ट्रांसपोर्टेशन पर है। फिर देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मतलब ये रिसर्च क्यों जरूरी है, ठीक है, इससे क्या फायदा हो सकता है, और मतलब हम कहते हैं ना व्हाट कंट्रीब्यूशन टू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर और सोसाइटी और व्हाट बेनिफिट। ठीक है, मैंने पीएचडी थीसिस सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि मेरी डिग्री जुड़ जाए। मैं पर्सनली बहुत मतलब प्यार करती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी ट्रेवल करूँ बीएसटी बस से जाऊँ। अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता है कि आई स्ट्रांगली सपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ड्यूरिंग पीएचडी मैंने एक्चुअली रोड्स पर जाके लोगों को कन्विंस करने की भी कोशिश की है। और मैं ये भी मानती हूँ कि मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बस के ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही है, बट येस आई डेफिनेटली वांट कि हमारे शहर में बहुत सारी बसेस हो और लोग अपनी गाड़ियां नहीं निकालें। तो टेबल नंबर 1 देखिए, बीएसटी बस फ्लीट स्ट्रेंथ एंड राइडरशिप, ये बहुत चैलेंज हो गया है। 2009 में 44 राइडर्स जाते थे, 44 लैक्स इन अ डे, और फ्लीट होती थी 4037। अनफॉर्चुनेटली अब वो अब तक, इनफैक्ट 2024 में मेरी थीसिस जब सबमिट हुई तो कुछ अराउंड थी 2932, और अब तो 2025 में इससे भी कम हो चुकी है। मैंने रिसर्च के ड्यूरिंग ये भी देखा है कि एटलीस्ट मुंबई सिटी की जितनी पॉपुलेशन, उनको कम से कम 7000 बसेस चाहिए, जो अब तक नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाएगी, डेफिनेटली हम में से बहुत सारे लोग पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट में जाना शान की बात समझेंगे, ना कि शर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये देखिए रीसेंट डेटा, जो भी डेटा था उसको सोर्स दे दिया, ठीक है, न्यूज़पेपर्स। और मेरा टॉपिक ऐसा था जो न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट आपको रोज मिल जाएगा, तो आपका काफी रिव्यू ऑफ लिटरेचर वहीं से आ जाता है। फिर ये देखिए बीएसटी का बजट, जो भी लेटेस्ट डेटा मेरे पास अवेलेबल था। जब आप गवर्नमेंट के किसी टॉपिक पर काम करते हो, ठीक है, तो आपको डेटा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ता है। फिर मैंने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए थे, जरूरी नहीं है सब लोग बनाए, बट यस आई हैव ट्राइड कनेक्टेड द रिसर्च क्वेश्चंस, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम टू द रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चंस you can frame your objectives and hypothesis, okay, because finally you are finding solution for this problem which is मतलब which you come to know only through the statement of the problem। तो ये मेरे रिसर्च क्वेश्चंस थे। फिर मैंने ये स्टडी प्रपोज करके क्या मतलब अचीवमेंट होगी, क्या फायदा होगा, वो यहाँ पर सिग्निफिकेंस पर आ गया। मेरा टॉपिक सिर्फ ऐसे नहीं था कि कम्यूटर्स को हेल्प करे, इनफैक्ट अगर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए या फिर कॉर्पोरेट्स लोग सपोर्ट करे बसेस के लिए, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मतलब आज मैं जब इसकी गो थ्रू हो रही हूँ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है। तो याद रखिए, अपनी पीएचडी लाइफ में एक ही बार हम करते हैं, नॉट नेसेसरी ऑल ऑफ अस विल गो फॉर पोस्ट डॉक्टरल, तो थोड़ा सा प्यार से कीजिए। मतलब कल भले हम इस स्टेज पर होते हैं जब हमें चीजें समझ नहीं आती, बट एटलीस्ट हम अपना 100% तो दे ही सकते। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, remember the title, the objectives and hypothesis and the questionnaire should all be talking about the same thing, they should be in alignment। ठीक है, सब कुछ अलग बातें बोल रहा है, मैं सेटिस्फेक्शन पढ़ रही हूँ, बट मेरा क्वेश्चन है लॉयल्टी पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कोप ऑफ द स्टडी होता है ज्योग्राफिकल स्कोप, ठीक है, जैसे अब मैं बात करूं तो कौन सा एरिया कवर किया। अब देखिए स्कोप और लिमिटेशंस में डिफरेंट है, स्कोप सेट योर बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस आर व्हाट यू कुड नॉट कवर, सो जस्ट रिमेंबर never mix the both, because if you are writing limitations in scope of the study, it becomes a negative point for your study। I am very clear that I was studying on commuters of Mumbai, so I have to define मुंबई रीजन, ठीक है, कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है। कोई मुझे पूछा आपने नवी मुंबई को कवर क्यों नहीं किया, तो हम ये लिमिटेशन नहीं कहेंगे, ये कहेंगे मेरा ज्योग्राफिकल स्कोप ही मुंबई था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, चैप्टर्स एट अ ग्लांस, वही फिर से चैप्टराइजेशन, और फिर यहाँ पर ये कंक्लूड हो जाता है चैप्टर। मैंने कैसे कंक्लूड किया इसको, चैप्टर कंक्लूजन। तो याद रखिए हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और कंक्लूजन होनी चाहिए। हम सभी थीसिस पहली बार लिखते हैं, जिन्होंने टेक्स्ट बुक ऑथरिंग की होती है उनको फिर भी बहुत इजी होता है, ठीक है। हम सबकी मदर टंग जरूरी नहीं है इंग्लिश होती है, तो ये भी एक चैलेंज होता है, बट आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और आप उनको भी एक्नॉलेजमेंट दीजिए। रेफरेंसेस में बुक्स, ये मैंने हर चैप्टर के एंड में जरूर लिखा है, ठीक है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, अगर मैंने थीसिस से कुछ डायरेक्टली दिया, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स,
तो यहाँ मेरा चैप्टर क्लोज हो जाता है। ये मैंने एंड नोट्स भी डाले जो नेसेसरी नहीं है, बट क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से काफी डेटा ले रही थी तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिए, इसलिए मैंने अपने टॉपिक के लिए ये कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरी स्टडी का लॉन्गेस्ट स्टेज होना चाहिए। जितना बेहतरीन, जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका क्वेश्चनेयर बनता है, और उतना स्ट्रॉन्ग मैं बोलूंगी आपका रिजल्ट्स भी आएगी, क्योंकि आपने खुद से मेहनत की है। एटलीस्ट प्रपोजल बनाने के पहले आप 25 पेपर्स या 25 थीसिस पढ़िए, और अच्छी थीसिस पढ़िए, मतलब रेलेवेंट, और जिनने अच्छा काम किया है। ये कैसे पता लगता है अच्छा काम किया, ये आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, रीड एंड रीड करके। ठीक है, अगर आज मैं अपनी पीएचडी थीसिस को रेट करने जाऊँ तो मे बी मैं भी उसको 5 पर ही रेट करूँ 10 में से, क्योंकि अब जो मैंने नॉलेज एक्यूमुलेट की है वो मैं मतलब 200 टाइम्स बेटर कर सकती थी। पर ठीक है, ये सब हम स्टार्ट में जब करते हैं हमारे पास नॉलेज नहीं होती, ग्रेजुअली हम लर्न करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे जब वर्क करूँ तो अच्छा करूँ, क्योंकि अब आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ, बहुत सारी बॉडीज है जो बोल रहे हैं कि अगर क्वालिटी ऑफ रिसर्च इंप्रूव नहीं होगी तो कॉलेजेस को, हम जहां से जुड़े उनसे भी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए कि हम अपने काम की वजह से अपने इंस्टीट्यूशन को भी नीचे लेके जाए। ओके, तो चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें देखिए मैंने कैसे बांटा है इस सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रोसेस। तो पहले चैप्टर ओपनिंग, सोर्सेज मैंने कहां से कलेक्ट किया डेटा, प्रोसेस कैसे किया मैंने एडिशनली अपनी तरफ से लिखा है। फिर मैंने डिफरेंट टॉपिक्स में बांटा था, मतलब आप बोलो थीम्स। तो मैंने सबसे पहले किया रिव्यू ऑफ लिटरेचर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, फिर मैंने किया सर्विस क्वालिटी पर, फिर मैंने किया कस्टमर जिसको कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन है। और देखिए मेरा टॉपिक ऐसा था तो बहुत इजीली अवेलेबल था, तो मेरे को बहुत इजीली पेपर्स मिल जाते थे, कंटेंट मिल जाता था, न्यूज़पेपर से मिल जाता था। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पर मैंने ऐसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन वैसे टॉपिक्स नहीं लिए जिसमें मोबाइल फोन की कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कपड़ों की, नो, because it is purely related to computer satisfaction and I was able to get these papers easily. Other than this, suppose if your topic is very मतलब new topic or niche टॉपिक ऐसा कुछ है जिसमें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं मिल रहा है, तो आप रिलेटेड कर सकते हैं, बट पहला हमेशा प्रेफरेंस कीवर्ड्स को ढूंढते ढूंढते करिए। ठीक है, फिर कंटिन्यूड एसोसिएशन, मतलब मेरा एक पार्ट था जिसमें मैं जानना चाहती थी कि अगर लोग सेटिस्फाइड है तो वो आगे जाके बस को यूज करेंगे कि नहीं। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्पेसिफिक टू बीएसटी बस, ये जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह। फिर मैंने इसी चैप्टर के एंड में रिसर्च गैप्स को कंक्लूड किया, बिकॉज वंस यू आर डन विथ योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर देन यू कम टू द रिसर्च गैप्स, एंड फाइनली चैप्टर कंक्लूड करके मैंने रेफरेंसेस। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, तो इसलिए मैं कह रही थी थीसिस प्रिंट आउट भी याद रखिए। ये तो चलिए स्कैन कॉपी, बट फिर ये बुक में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरे सेंटर में जाएंगे तो आपको मेरी थीसिस भी अवेलेबल मिल जाएगी। डीटीएसए सेंटर है मलाड ईस्ट में, कुरार विलेज, अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको मिल जाएगा मेरा कॉलेज सेंटर। तो वहां जाके आप मेरी थीसिस को भी रेफर कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी थीसिस को अगर आप रेफर करें तो जरूर मुझे साइटेशन भी दीजिए। ये मैंने कहाँ से लिया वो भी मैंने बता दिया है, तो प्योर ऐसे कुछ मैंने चीटिंग नहीं किया, प्लेजरिज्म कुछ नहीं होगा, तो मैंने डायरेक्टली सोर्स दिए। फिर ये देखिए ये सबको अलग अलग करते हैं कुछ लोग, ज्योग्राफिकल सोर्सेज। ये देखिए पाटनकर पीजी 1989, काफी ओल्ड सोर्स है, बट ये लैंडमार्क स्टडीज थी मेरे एरिया में। तो ये मुझे कब पता लगा, जब जैसे मैं हिंदुजा कॉलेज जाती थी उनके रिसर्च सेंटर में। आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का मतलब एक ट्रेजर है पूरा हिंदुजा कॉलेज। तो भले मेरे सेंटर में ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की थीसिस नहीं थी, बट मेरा टॉपिक कहीं ना कहीं ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से जुड़ा था, तो मैंने वो सोर्सेस को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो लोगों से बात कीजिए, अगर आज ये कोई एक हेल्प नहीं कर रहा है तो दो लोग और हेल्प करेंगे। तो नेटवर्किंग बिल्ड कीजिए, तो इजी, मतलब मुझे कुलदीप सर ने काफी हेल्प की थी कि मैं उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकूं। उन्होंने मुझे बताया कौन सी थीसिस मुझे पढ़नी है, या फिर मेरे से पहले कितने लोगों ने उस टॉपिक पर काम किया है। ठीक है, क्योंकि बीएसटी बस का लास्ट काम हुआ था 2011 में। ठीक है, फिर उसके बाद किसी ने बीएसटी पर डायरेक्टली टॉपिक नहीं लिया, तो उसके वो थीसिस भी मुझे वहां से मिली। तो आपको खुद जाके वो मेहनत करनी है, कोई आपको बताएगा नहीं कहाँ पर है, तो आप जाके अगर लोगों से मिलोगे, गाइड्स को मिलोगे, सेंटर्स, तो लाइब्रेरियंस को मिलेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करते हो। मैं हर अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, अगर आप अपनी लाइब्रेरी विजिट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारा मिस कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड वी ऑल आर connected 24/7 using digital medium, but going to a library and talking to a librarian समझो कभी कभी बहुत फायदेमंद और ट्रेजर होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ऐसे बनाया है, कुछ लोग नंबरिंग करते हैं, कुछ लोग अल्फाबेट्स, तो दैट्स योर चॉइस। कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करना है, मैंने थीम वाइज अरेंज किया है। फिर कुछ लोग पहले नेशनल करते हैं ज्योग्राफी, मतलब फिर उसके बाद इंटरनेशनल करते हैं, तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू।
ठीक है, ये आप स्क्रॉल करते जाइए, फिर आप देख सकते हैं, मैं ज्यादा अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये देखिए मैंने फिर रिसर्च ग्रैप्स। There are no comprehensive studies on commuter satisfaction with BST bus services and understanding commuters' willingness to continue using the bus services in the Mumbai region. This area remains unexplored and can result in interesting findings. Previous scholars have studied public bus financial and administrative performance. बहुत सारे लोगों ने financial और administrative पर काम किया था. The advancement in the transport sector leave room for improvement for the BST bus that can not only be analyzed by understanding that can only be analyzed by understanding what customers want. तो definitely evolving है. हर जगह टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस हो चुकी है, तो बीएसटी बस क्यों पीछे छूटे. वेरियस स्कॉलर्स रिपोर्टेड द नीड टू एनालाइज कंप्यूटर सेटिस्फैक्शन द लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर एंड टेक्निक्स. तो अब जैसे जमाना बदल रहा है वो भी, तो आपने गैप्स आइडेंटिफाई कर दी. फिर मैंने देखिए लिंक किया, लिटरेचर रिव्यू स्टडी किया, रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई किए, रिसर्च गैप से रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस फ्रेम किए, और यही सारी चीजें ने मेरी क्वेश्चन बनाने में मदद की है. मैंने खुद से मेहनत की है, आप भी करिए. अब तो मेरे थीसिस के बाद चैट जीपीटी आया था, मतलब तो मैंने उसकी तो कुछ हेल्प नहीं ले पाई, बट येस आई यूज टू विजिट लॉट ऑफ लाइब्रेरीज. देन मैंने काफी लोगों की सपोर्ट ली. और आप जब मेरा टॉपिक जैसे कंप्यूटर से था, आप उनसे भी जाके बात करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, एआई को मिसयूज मत कीजिए, और मैं आउटसोर्सिंग के भी खिलाफ हूँ. ये पीएचडी हमारा बेबी होता है, तो अपने बेबी को किसी और के पास सौंपना बहुत ही गलत बात है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस. तो अगर आप ये सोचते हैं कि इतना थीसिस पर मैं जो मेहनत करूंगी, इतना टाइम दूंगी, उतने में मैं कुछ और कमा सकती हूँ, तो याद रखिए ये अनएथिकल प्रैक्टिस है. खुद करिए अपना काम, जहां पर सपोर्ट चाहिए लीजिए. स्टैटिस्टिक्स में हम सपोर्ट लेते हैं तो जरूर सीख लीजिए, साथ में करते करते तो आपको भी आइडिया हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं. सारी चीजें किसी को आउटसोर्स करके हम गलत प्रैक्टिस को, ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करें. फिर हर चैप्टर का कंक्लूजन है और रेफरेंसेस है. आगे चलते हैं. ये मेरा थर्ड चैप्टर है जहां पर मैंने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया स्टडी, वो यहाँ से समझ आ जाता है. ये एक बार आप ये स्टडी करके बना लेते हैं ना, ये भी आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद बनता है, तो बहुत इजी हो जाता है कि आप क्या करने वाले. ठीक है, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डिटर्मिनेंट्स. देखिए कलर चॉइस बहुत अच्छा प्रिंटिंग में लग रहा था, तो बहुत डार्क, अदर पर्पल डार्क, पर्पल पिंक डार्क लेते तो आपकी वो मेसी लगता है. ठीक है, अच्छा नहीं लगता, गाउडी कलर्स रखते, तो ये लाइट कलर्स यूज करिए जो दिखे एटलीस्ट. और देखिए मैंने सोर्स भी दिया, मॉडल कंपाइल्ड फ्रॉम द, तो मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ढूंढा है कि मैं क्या स्टडी करने वाली. ठीक है, ये फिर ये मेरे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग. तो ये मेरी प्यारी सी बस. ठीक है, आपको बस प्यारी नहीं लगती होगी, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है. ये मेरे फैक्टर्स थे जिसके ऊपर मैंने काम किया है. चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्पेशल रेफरेंस टू. ये मेरा चैप्टर था एक एक्स्ट्रा. आपने ये देखिए, मैंने बताया मुंबई का ट्रैफिक का क्या हाल है. देखिए कलर उसका बहुत सुंदर लग रहा है. ये बेसिक थोड़ा सा, आप जैसे अपने टॉपिक को बनाना चाहते हैं. ये बीएसटी से डेटा था, जो भी रेलेवेंट चीजें ही लगाइए. बाद में पेजेस इतने बढ़ जाते हैं. ये देखिए फिर मैंने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पर मैंने प्रोफाइल ऑफ बीएसटी है, क्योंकि ये मुझे चैप्टर जरूरी था, क्योंकि मेरी स्टडीज पर बेस्ड है. ये देखिए न्यू बसेस इंट्रोड्यूस थी. अब देखिए मेरी ड्यूरिंग पीएचडी के प्रपोजल के बाद जब मेरा टॉपिक सेलेक्ट हुआ था, ये मिनी बसेस आई थी, और मेरे सबमिशन के पहले ये थी, मतलब मिनी बस बंद हो गई. तो अगर मेरी स्टडी सिर्फ मिनी बस पर होती तो आप सोचिए मेरी स्टडी वेस्ट हो जाती. तो ऐसे टॉपिक्स जब आप प्रपोज करते हैं, आपको ये भी याद रखना है कि आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करने वाले हैं, और कि आपका टॉपिक सर्वाइव करेगा आपके पीएचडी तक. तो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं, काफी इसमें मैंने बताया है. नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 6, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो मेरी स्टडी में कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन है. ये थियोरीज रेफर किए मैंने. ओके फाइन, नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी. और ये मैंने
जिनसे एनालिसिस किया था उन्हीं के सपोर्ट से कराया था। क्योंकि क्या होता है ना, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो बट जब आप लिख रहे हो तो आपको याद रखना है कि आप उनसे पूछिए, कि नहीं तो हमारा रिसर्च गलत हो जाएगा। तो इसमें मैंने रिसर्च डिजाइन, पायलट स्टडी, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग डिजाइन, एथिकल कंसिडरेशन, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, डेटा ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, चैप्टर कंक्लूजन, अगेन डिपेंड्स आपके गाइड ने आपको क्या करने के लिए बोला, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस क्या है, कौन सा पहला आना चाहिए, तो ये सब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट की तरह बना दिया था, तो इजी हो जाता है ये समझना। इसमें भी चॉइस ऑफ कलर देखिए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आती है, कभी कभी प्रिंट आउट के बाद दिखता नहीं है वो, तो ये इजी हो जाती स्टडी। ठीक है, ये तो आप जब करोगे तो ही समझेगा, अदरवाइज तब तक नहीं समझता। कौन से टेस्ट लगाएगा ये। फिर चैप्टर 8 था डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो हम सबका सबसे बड़ा ही चैप्टर होता है। ये अगर आप स्टैटिस्टिशियन से करा रही है तो याद रखिए कि क्यों किया, कौन सा टेस्ट लगाया है। आप उनके साथ बैठिए, सीखिए, सिर्फ हवा में बातें नहीं कीजिए। आई अंडरस्टैंड कॉमर्स हम सबको नहीं आता, क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया था, बट स्टिल हम अब तो कर सकते हैं। अब तो बहुत ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें देखिए, ये देखिए, ये इसको चार्ट नंबर, जेंडर, कितने लोगों से डेटा कलेक्ट किया है, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, ये अगेन डिपेंड्स, आपको चार्ट गाइड क्या भी चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैंने चैप्टर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन बनाया है, आप उसी कौन से चैप्टर में इसको ऐड करना है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने ज्यादा चैप्टर्स बनाए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो आप जो भी लिख रहे हो आप देखिए। फिर मैंने यहाँ सजेशन एंड रिकमेंडेशन दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रिकमेंडेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो वो भी चेक कर लीजिए। स्पेसिफिक सजेशंस मतलब थीसिस से, जनरल सजेशंस मतलब जो एज अ कंप्यूटर भी मैं देना चाहती थी, एज अ रिसर्चर भी देना चाहती थी। आप अपनी तरफ से नहीं दे रही है, आपकी स्टडी ने जो बोला आप वो बता रहे हो। स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी स्टडी में जो नहीं कर पाए वो आगे जाके स्टडी। तो जब आप न्यू रिसर्चर होते हैं, आप किसी की थीसिस में ये सेक्शन पढ़िए तो आपको आइडियाज आते हैं कि हम कौन से टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं। और फाइनली आपका चैप्टर कंक्लूजन। बिब्लियोग्राफी, पूरे सोर्सेस, ये मेरी काफी बड़ी लिस्ट थी। मैं एक तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप पर थी, फिर एसआरएफ अपग्रेड, तो मैंने बहुत मेहनत से टाइम दे के इस पर काम किया है, तो बहुत सारे सोर्सेज रेफर किए। ये मेरा क्वेश्चन था, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। किसी का भी क्वेश्चन है चोरी नहीं कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। आपको लगता है मेरा क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकता है, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए और जरूर यूज कीजिए। इन्होंने शायद यहाँ पर इन्फ्लिबनेट वालों ने सिनॉप्सिस इसमें ऐड नहीं की है। ये ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट मेरा 4% ही आया था। ठीक है, तो मुझे काफी टाइम से सब बोल रहे थे, कभी कभी शोधगंगा ओपन नहीं होती है, फिर थीसिस डाउनलोड नहीं होती है, तो आज मेरे से हो गई, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको धनतेरस की गिफ्ट दे दूं। हम एकेडमिशियंस है, टीचर्स है, रिसर्चर्स है, पढ़ाई करते, तो हमारा सबसे बड़ा धन धनतेरस पर पढ़ाई ही होनी चाहिए। ठीक है, यही एक ऐसी चीज है जो हमें इनकम अर्न करने के लिए हेल्प करती है। तो मेरी तरफ से आप सबको धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। आप सब लोग भी अपने करियर में आगे बढ़ते रहिए और एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए। दिवाली ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए खुशियां लाए, और हम अगर किसी का अच्छा कर सकते हैं तो जरूर अच्छा कीजिए।
मैं हमेशा ये कहती हूँ, किसी से उम्मीद मत रखिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। और मेरी प्लेलिस्ट है पूरी आओ रिसर्च सीखे में, जिसमें आज मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको लगता है मैं कोई वीडियो पर आपको मतलब कोई कंटेंट पर बनाऊं वीडियो, तो मुझे जरूर बताइए। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ आपसे। और याद रखिए कि नेट सेट एग्जामिनेशन है जो दिसंबर जनवरी का पेपर है। फॉर्म फिल कर लीजिए, और मेरी काफी वीडियोस है उसके ऊपर। पेपर 1 की प्लेलिस्ट है और पेपर 2 कॉमर्स की है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, चैनल की नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी, सेफ एंड प्रॉस्पेरस दिवाली एंड न्यू ईयर।